हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुमा है, कॉल इन डे है, आपकी बात ही सुनी जाती है और उस पर तबसरे होते हैं। आज मेरे दोनों साथी ज़रार और वसत मेरे साथ नहीं हैं, दोनों मुख्तलिफ मसरूफियात की वजह से शहर से बाहर है। मंडे को हमें वापस ज्वाइन कर लेंगे। तो जनाब पहले कॉलर हैं सईद रशीद साहब कराची से। जी सईद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताइए। अच्छा, पहले दो छोटे छोटे से किस्से सुनाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड बात करूंगा। जी। एक पुलिस मुकाबला होता है, उसके अंदर जो है कुछ डाकू भी मर जाते हैं, एक पुलिस वाले भी शहीद हो जाते हैं। अब वो जो गोली उनके लगती है वो माथे पे लगती है, दोनों आंखों के ऊपर ना। ओके। तो उसके जनाजे पे बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर बाकिर रजा साहब भी पहुंच जाते हैं। जब आखिर में चेहरा दिखाते हैं दफनाने से पहले, तो कहते हैं अल्लाह का बहुत शुक्र है, इसकी आंख तो बच गई। तो अच्छा। एक तो ये बात है जी। ये जो रेमिटेंस वाली इन्होंने बात की थी ना कि रेमिटेंस तो आ रही है, जी जी, डॉलर बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक मोहल्ला था, उसके अंदर एक साहिबा थी, बहुत ही परहेजगार, नमाजी और तहज्जुद गुजार थी। और वो अपनी खिड़की से कभी कभी देखते उनके सामने घर में एक और साहिबा रहती थी, वो कुछ अच्छी दी थी किरदार की। तो ये अक्सर नोट करती थी कि वहां पर कुछ मर्द आते हैं, तो फिर वो खिड़की बंद कर लेती थी। फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ कितने मर्द आते हैं। तो वो क्या हुआ, खिड़की पे बैठ गए। उन्होंने कहा ये तो मुझसे गिने नहीं जाते। तो उन्होंने पत्थर रख लिए, एक मर्द आता तो एक पत्थर रख। एक दिन ऐसा हुआ कि अपनी नमाजें, तहज्जुद, सारी चीजें भूल गई और वो पत्थर ही रखती रही जितने मर्द आए। ये हमारे इमरान खान के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊं, वो जो रेमिटेंस की इन्होंने बात की थी, अब रेमिटेंस डॉलर ऊपर होने से हमें जो फायदा होगा वो 6 ट्रिलियन का होगा, और जो इंपोर्ट ज्यादा होने से नुकसान हो वो 13 ट्रिलियन का होगा। तो 3.5 ट्रिलियन का हमें पूरे साल में नुकसान होगा, जो कि आधा बजट है हमारा। ये तो बाकिर रजा साहब की होती। अब इमरान खान की मैं आपको बता दूं, मैंने 2 साल पहले भी आपसे कहा था कि ऑपोजिशन इसको हटाएगी नहीं, सिर्फ ड्रामे करती रहेगी, पीडीएम फलाना है, और ये नून लीग, शाम लीग, फलाना लीग, ये एहतजाज हो। इसलिए कि इससे बेहतर उनके लिए कोई आ नहीं सकता जो इस वक्त के दुनिया के और पाकिस्तान के सारे क्राइसिस अपने ऊपर लेता जा रहा है। अगर ये अकलमंद होते तो 2 साल पहले असेंबलियां तोड़ते और बोलते आओ जिसने चलाना है वो चला लो। मगर इन्हें अकल नहीं आई, ये वो जिद्दी आदमी है, जाहिर है लगे हुए अपने उसी पे। और अब मीटिंगों में सिर्फ एक बात होती है इमरान खान पे कि ये तुमने बताना है इस इशू के ऊपर कल जाके डिफेंड कैसे करना है। इशू सॉर्ट आउट नहीं करना है, डिफेंड करना है। और ऐसी ऐसी जवाब देते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, पूरी दुनिया में जो है जर्मनी में 30 साल की महंगाई हो गई। भाई वहाँ महंगाई 0.5 थी 30 साल से, अब 0.6 हो गई है। तो इसलिए 30 साल की ज्यादा हो गई। तुम्हारे यहाँ तो 9% से 13% पे हो गई भाई। अब तो जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं सईद साहब, वो तो 18.34% महंगाई के। आज जो आखिर आके इन्होंने खिस्तानी बिल्ली ने आज शरह सूद इंक्रीज कर दिया है, और अब उसका जवाब ये दे रहे हैं कि जो है ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था इसलिए हमें करना पड़ा। ये किसी सूरत से कंट्रोल नहीं कर सकते, और 2 साल तक इसी तरह बर्बादी लगाएगी और ऑपोजिशन आएगी नहीं। मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये हाथ जोड़ के भी कहेंगे कि गवर्नमेंट ले लो, क्यों लेंगे, पागल है ये, यही लड़ते रहेंगे। ऑपोजिशन फेल हो गई, वो फेल नहीं हुई, वो अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर रही है। और एक दुनिया का असूल होता है कि जब कोई चीज पूरी टॉप पे पहुंच जाए ना, फिर उसका डिके होता है, वापसी होती है। तो ये महंगाई और हर चीज ऊपर डिके पे ले जाएंगे, फिर हटाएंगे, फिर कुछ भी करे थोड़ा बहुत नीचे तो ले ही आएंगे ना। चलें ठीक है, आपकी बात पूरी हुई। बिल्कुल आपने अपना तज्जिया दे दिया, तो जाहिर है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। राहिल अशर साहब हैं हमारे साथ कराची से। जी राहिल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई मुबशिर रईस साहब, मैं बात करूंगा ये ईवीएम के ऊपर से 2 बातें उस पर करूंगा। एक तो मैंने सुहेल वड़ाइच का इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान के जो मातहत इदारे हैं उन्होंने रिपोर्ट ये दी कि जी जितने वोट आपको 2018 में मिले थे आपकी बैड गवर्नेंस और महंगाई की वजह से, उसके आधे भी नहीं मिलने आपको अगले इलेक्शन में। एक बात, तो इसका क्या मतलब हुआ ये सवाल। दूसरा, मैंने देखा था कामरान खान के शो में शफकत महमूद, उनकी बात मुझे बड़ी अजीब लगी। कामरान खान ने कहा जी आपको तो लाखों मशीनें
इलेक्शन कमीशन को बनानी पड़ेंगी। जाहिर है एक हल्के में 250 से 300 पोलिंग स्टेशन होते हैं और एक पोलिंग स्टेशन के 4 से 6 बूथ होते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें। तो शफकत महमूद साहब ने जो थ्योरी पे उन्होंने कहा जी हम इंडिया का फार्मूला फॉलो करेंगे कि जी एक दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे, ना हम एक दिन में इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस करेंगे। और आखिरी बात ये कि अगर ये ईवीएम के तहत इलेक्शन हुए और वो इलेक्शन इमरान खान साहब हार गए तो फिर क्या होगा जी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। चल बिल्कुल, ईवीएम्स के जहाँ तक आपने बात की, क्योंकि भारत में चल रहा है और कामयाबी से चल रहा है, तो होपफुली यहाँ पर भी चलेगा। जहाँ तक ओवरसीज़ वोट्स का सवाल है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे जितना हुकूमत समझ रही है या अपोजिशन समझ रही है। ज़ाहिर टेक्नोलॉजी ने हमारी बाकी शोबाहाए ज़िंदगी में जिस तरह से आई है, इसमें भी आनी चाहिए। जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात तो ज़ाहिर रहेंगे। अपोजिशन ने हर दफ़ा शोर मचाना है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या कोई और पार्टी हो फॉर दैट मैटर। मोहम्मद सलीम है रावलपिंडी से। जी सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर जी, आज मैं आपकी तवज्जो मेरी जिन वज़रा से बात हुई है पिछले साल, मैं उस पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आप पहले ये कहते हैं कि आप नेशनल बैंक के जो पेंशनर्स हैं। जी नेशनल बैंक का जी नेशनल बैंक के जो पेंशनर्स हैं उस सिलसिले में बात करना चाहूँगा सर। मैं हमारे 11,500 पेंशन के साथ साथ 3,500 हमारी विडोज भी है। इनको ये 12,000 लोगों को लोग ना समझिए सर, इनके पीछे लाखों लोग हैं सर। और मैंने इस हवाले से मैंने आपके प्रोग्राम में तकरीबन 35 काले किए 2018 से सर, और आज तक वो मैं काले करता चला जा रहा हूँ। मैं आपकी तवज्जो 4 वज़रा की तरफ दिलाना चाहूँगा सर। पहले मैंने शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब से 2018 और 19 में बातें की। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपका मसला हल कराते। फिर मैंने 4 अगस्त 2020 को रात 11:56 पर शिबली फराज साहब से मैंने बात की। उन्होंने मुझे मेरी 5 मिनट तक मेरी बात को सुना और फिर मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात को सुनेंगे और इस बात को आगे पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद 6 अगस्त को मैंने सदाकत अली अब्बासी साहब जो वजीर आजम पाकिस्तान जी के बड़े खास आदमी है सर, उनसे मैंने बात की। 6 मिनट मेरी उनसे बात की और फिर उन्होंने मुझसे डिटेल से पूछा कि यार ये आपको कितना ये खजाने पर बोझ पड़ रहा है। मैंने कहा खजाने पर बोझ नहीं है, हमारे पेंशन फंड में 86 अरब रुपया पड़ा हुआ है और 13-14 अरब रुपए की पेमेंट है जो मौजूदा पेंशनर्स हैं, इनकी पेमेंट है। तो हमारा हम ना वापडा की तरह नुकसान में जा रहे हैं, ना रेलवे की तरह नुकसान में जा रहे हैं। अरबों रुपए का हमारा नेशनल बैंक का प्रॉफिट है। सलीम भाई, ये मुझे बताइए कि आपकी जो पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर अलाउ की थी, फिर नेशनल बैंक वाले उसके अगेंस्ट चले गए, उसकी रिव्यू की डेट पड़ती है और एडजर्न हो जाता है। कोई अभी नई डेट आई है या कुछ? नहीं सर जी, कोई डेट उसकी नहीं आई। 4 साल हो गए सर, उसकी 5वां साल शुरू हो गया है। 5 चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर हो चुके हैं। और दूसरी एक बड़ी बात बताता हूँ, अगर बैंक की बिल हो ना सर, ये पेमेंट करना चाहे तो हमें पेमेंट कर सकते हैं। नेशनल बैंकों को स्टे भी ग्रांट नहीं हुआ, ये जो रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है। फिर 1 मिनट मेरी बात और सुन लीजिए सर कि हमारे वजीर खजाना साहब ने 12 जून बजट कॉन्फ्रेंस में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जी मैं एक सवाफी ने सवाल किया था इस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस नेशनल बैंक के पेंशन की इशू को देख लूंगा। फिर उसी सवाफी ने 27 अगस्त को बात की, सैयद मुश्तबा रिजवान साहब उनका नाम था। तो शौकत तरीन साहब ने कहा भाई ये तो मामला सब जुडिस है, लेकिन मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हदायत जारी कर दी है, भाई इस मामले को आप देखें और ये जब मियाँ बीवी राजी है इसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करें। जब मियाँ बीवी राजी है तो क्या करेगा काजी? तो सर ये जरा मेरी बातें जरा ये किसी को ये इनको बुला ले, वजीर को। मैं जो देख के बताइए, बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ। मैं सलीम भाई, हम कोशिश करते हैं कि हम वजीर ख़जाना से इस बारे में अपने किसी नुमाइंदे के थ्रू कुछ ना कुछ पैगाम लें, तो वील अपडेट यू नेक्स्ट वीक। और ये एक बहुत संगीन मसला है पेंशनर्स का, हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। अदालत से भी यही हम हर दफ़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि एक सिर्फ दुम फंसी हुई है जो कि रिव्यू पटिशन है, और वो आप किसी भी लम्हे जो है सुन सकते हैं, तो सुन लीजिए। लोग आपको दुआएं ही देंगे। इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि आप इन बूढ़े लोगों को इतना ज़्यादा तकलीफ़ में रखें और बहुत ज़्यादा जो है उनको इंतज़ार करवाएं। कोई इसमें किसी का भला नहीं है। डॉक्टर इरशाद हैं हमारे साथ कराची से। जी डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। हाँ, मैं जी, जी। तो
तो पिछले 5-6 महीने से मैं जगह देख रहा हूँ कि कराची में जगह जगह नाके लगा के ट्रैफिक पुलिस जो है वो लोगों को तलाशी देती है। तो मेरा सवाल है कि क्या हालत अमन में ये नाका लगा के पुलिस से पूछ सकती है? क्योंकि ये बस क्योंकि हमारा अस्पताल जौलख साहब को भी पसंद था, वो आते थे, फिर बाद में भी लोग आते रहे जी। मेरी इस्लामाबाद भी जाना होता है, लाहौर भी जाना होता है, जगह जगह जाना होता है। मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि ट्रैफिक पुलिस नाका लगा के लोगों को रोक के तंग करती हो, कागजात मांगती हो। में आपको पता ही है कि कुछ पैसे देने पड़ते। बिल्कुल ऐसा ही होता है डॉक्टर साहब। जी जी। अभी ये आखिरी ये हुआ कि हमारी बेटी की शादी थी, मैं बेटा जा रहे हैं, तो ये स्टेडियम रोड के पुल के नीचे गाड़ी रोक लिया। ओके। गाड़ी में सिर्फ हार पुल था, मैं या बेटा थे। अब ये 10 मिनट बहस में लगा दी इन्होंने कि आप लोगों के पास लाइसेंस नहीं होगा। मैंने कहा भाई हम दोनों डॉक्टर हैं, उसके पास भी लाइसेंस है, मेरे पास भी लाइसेंस है। वो वहाँ बारात आ गई, हम यहाँ इधर फंसे हुए। कि जब मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ रेंज पास, उनको बुला के लाता हूँ, तो फिर 15 मिनट इसी में निकल गए। तो ये मैं सेकंड पॉइंट बता देता हूँ कि जहाँ जहाँ ये लोग नाके लगाते हैं, एक तो 18 नंबर कार्डियो अस्पताल है, वहाँ पे दो तरफ पार्क है, एक तरफ कॉलेज है ख़वातीन का, बिल्कुल अंधेरा होता है, वहाँ ये खड़े होते हैं। ये तरसीयत कॉलेज है गुलशन अखबार में, उसके बाद पुल के बाद वहाँ खड़े होते हैं। जैसे सीजन के बाद खड़े होते हैं कुछ जोड़े को पकड़ने। तो डॉक्टर साहब सिर्फ कता कलामी माफ़, तो उन्होंने किस वजह से रोका? सिर्फ इस बुनियाद पे कि शायद आपके पास लाइसेंस ना हो, या कोई बेल्ट का इशू था, कुछ और इशू था? इशू नहीं था, इशू कुछ नहीं होता। ये एक है, यही मैं सवाल मैंने, क्योंकि मेरे क्लास फेलो सेनेटर भी हैं, और भी मैंने बताया कि जब राहुल पर आते थे तो बड़े बड़े लोग भी आते हैं हमारे। जी जी। तो मैंने रेंजर सनों से ही बात की, उससे पूछा कि मैंने कहा कि क्या, तो मेरा ये सवाल है कि क्या हालत अमन में ये नाका लगा के आप चलती ट्रैफिक को रोक के आप उसे लाइसेंस वगैरह पूछ सकते हैं या नहीं? देखिए आपका सवाल जो है बिल्कुल बजा है, और ये मैंने भी नोट किया है। मैं भी बच्चों को छोड़ने जाता हूँ या उन्हें पिक करने के लिए जाता हूँ जब, तो बिल्कुल ये नाके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और किसी भी मोड़ पे आपको जो है आगे नज़र आएंगे, वो हाथ दे के रोक लेंगे और पूछेंगे। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में हुकूमत के देखने की हैं कि वो पुलिस को लिए जो स्पॉट्स हैं वो स्पेसिफाई कर दे कि भाई अगर एक बड़ी सड़क है तो 1 या 2 जगह अगर आपको कुछ होता है तो आप रोक लीजिए, मगर ये घात लगा के बेसिकली बैठे होते हैं कि आप मुड़ेंगे और ये वहाँ खड़े हुए होंगे, और ज़ाहिर है वो उन कुछ लोगों से पैसे भी ले लेते हैं। और ये इसका जो निज़ाम है पूरा, मुझे भी ये समझ नहीं आता कि एक जगह उससे 500 गज़ बाद एक और खड़ा होगा, उससे 500 गज़ दूर एक और खड़ा होगा, और मोटरसाइकिल पे वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में हुकूमत के देखने की चीज़ है, देखना चाहिए। लोगों को, शहरियों को तकलीफ़ दे के कुछ मिलता नहीं है, और रिश्वत जो है वो भी आपको पता है जुर्म है, मगर ज़ाहिर है अगर पुलिस करे तो कौन पूछने वाला है। वक्फा लेते हैं यहाँ पे। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं जी हाजी मोहम्मद इसहाक कराची से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी हाजी साहब। सर आज आपके दाएं बाएं शख्सियात मौजूद नहीं है, जी सर, साहब और खान साहब। जी जी। आज अकेला हूँ मैं। आज आना के कलर डे था तो उनको तो साथ जरूर होना चाहिए था। बहरहाल अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे, आप सबको भी सलामत रखे, आप तमाम लोगों की जो भी इस वक्त आपके साथ आगे पीछे मौजूद हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेक ख्वाहिशात, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। जी सर फरमाइए। ज़ेरी साहब, ये जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है जी जी 3 साल से, जी, ये कोई आप बता सकते हैं कब खत्म होगा? हमारी किस्मत कब कोई जागेगी? हम ये मुल्क कब कैसे आगे चलेगा?
ये मुल्क के लोग कब खुशहाली देखेंगे, कब अमन देखेंगे। ये जो चूहे बिल्ली का खेल खास तौर पे ये 15 दिन से पहले वो ज्वाइंट सेशन के हवाले से जो है वो इत्यादि दर हुए, हमेशा की तरह हुकूमत भी ब्लैकमेलर, इत्तेहादी भी ब्लैकमेलर, मिलाने वाले भी। हमारी तो समझ से बाहर है कि ये हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से लिया गया मुल्क इस वक्त पता नहीं किन हाथों में कैसे हो रहा है, कोई भी इस बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं। और बेचारी आवाम इधर उधर करके बस ज़बूहाली का शिकार है। तो आप जैसे लोग अगर कदम आगे बढ़ाएं, आप जैसे सोबर लोग आगे आ जाएं, ये जो ठेकेदार बैठे हैं हमारे सियासी हवाले से, तो इनसे आवाम की अगर जान छुड़ाई जाए, ये जो अच्छे आप लोग सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले, स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले, कोई मैशत को जानने वाले, कोई कौम के लिए कोई आगे बढ़े और इस दुखी हाल आवाम के लिए कुछ करे, तो हम भी आपके साथ होंगे। आप लोग हाजी साहब देखें, ज़ाहिर है जिसका काम उसी को साझे, मगर मसला ये कि देखें हमारे मुल्क इस वक्त अशराफिया के कब्ज़े में है। अशराफिया जो है वो नहीं चाहते कि आवाम की जो सही नुमाइंदगी है वो किसी तौर भी सामने आए, और वो तब तक नहीं आएगी जब तक मकामी सतह के ऊपर एक सिस्टम हमारा नहीं बनेगा। इसीलिए आपने देखा है कि मकामी सतह के ऊपर सिस्टम अव्वल तो बनने नहीं दिया जाता, और अगर अदालत के हुक्म पर वो बन भी जाता है तो फिर सूबाई हुकूमतें ख़ुद जो है वो फ़ंड्स आगे ट्रांसफ़र नहीं करती, उनको नाकाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पहला कदम है कि जहाँ से फिर आपकी रियल लीडरशिप निकलेगी। और ये अशराफिया चाहती नहीं है। यही वो जंग है जो 70 साल से चली आ रही है और न जाने कब तक चलेगी। तो ये आवाम के रियलाइज़ करने की बात है कि वो बाहर निकलें और अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। हम सब अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, बशमूल मेरे, और उम्मीद ये करते हैं कि जो भी जमात आएगी वो हमारे जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो देगी। ऐसा नहीं होगा जब तक हमारे पास जो है ये मकामी जो हुकूमतों का सिस्टम है ये नहीं आएगा। बदकिस्मती है, लेकिन हमें शुरू बुनियादी सतह पर जो है चीज़ों को ठीक करने से ही शुरू करना पड़ेगा, और वो अशराफिया चाहती नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अभी तक जो नए बल्दियाती इंतखाबात का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। हर जमात अपने सूबे में कोशिश ये कर रही है कि चीज़ें अपने हाथ में रखे, लोगों के हाथ में ना दे। बदकिस्मती है, और ये कोई आज की बात है नहीं। 80 की दिहाई, 70 की दिहाई, 90 की दिहाई, 60 की दिहाई, बीच में फ़ौजी आमिर भी आ गए, मगर ये चीज़ें जो है ये ठीक नहीं हुई। हर कोई ये चाहता है कि चीज़ों को अपने जो है मुकम्मल कंट्रोल में रखे, और यही वजह है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर जमहूरियत नहीं है, जो हमारा सिस्टम है उसमें जमहूरियत नहीं है। तो जब तक हम हकीकी जमहूरियत की तरफ नहीं जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ठीक होने वाला है। अली हैदर जैदी हैं जी, कराची से। जी अली, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एज ओवरऑल मैं आप लोगों की तारीफ करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप लोग माशाल्लाह से एनालिसिस करते हैं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, बगैर किसी एग्रेशन के, या एग्रेशन से मुराद के जो और रिवायती टॉक शोज पे इस तरह की गुफ्तगू होती है, बड़ी ऑब्जेक्टिव गुफ्तगू होती है, और अच्छा तरह से आप सिचुएशन का निचोड़ देते हैं, चाहे वो कोई भी सोशल इशू हो या पोलिटिकल इशू हो। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों को। और दूसरी बात ये करनी थी कि वो अभी सलीम साहब ने कॉल की थी जी, और टाइम से कॉल कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनको। मुझे ऐसा पाकिस्तानी बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कि वो इतनी ओल्ड सीनियर सिटीजन होने के नाते वो जब कॉल करते हैं और अपने इश्यूज, 3 साल से तो खैर मैं देख रहा हूँ आपके शो में कॉल कर रहे हैं और वो अपनी रुदात सुनाते हैं। एक टाइम कुछ अर्से पहले जब उन्होंने कॉल की थी तो वो रोने लगे थे, तो उस दौरान जब उनको दौरान कॉल जब रोने लगे तो मुझे ऐसा पाकिस्तानी बड़ी शर्मिंदगी हुई अपने आप। हम अपने सीनियर सिटीजन के लिए इतना भी नहीं कर सके जब थोड़ी उन्होंने सारी जिंदगी सर्विस की एक इदारे के अंदर, आज वो पेशेंस के लिए उम्र के इस हिस्से में कमजोरी की हालत में वो ठोकर खा रहे हैं। तो ऐसा पाकिस्तानी बहुत शर्मिंदगी होती है। बस तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग उन लोगों की आवाज बनते हैं। दूसरा एक और मौजूद पर गुफ्तगू करनी थी कि ये जिस तरह
पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो रिजीम 2018 ऑनवर्ड्स जो स्टार्ट हुआ है एरा, काफी लोग कहते हैं, मैं आप लोगों का इस बारे में राय जानना चाह रहा था कि आप क्या समझते हैं कि ये कहते हैं कि 2023 ऑनवर्ड्स तक ये रिजीम रहेगी और ये सिर्फ कोई छोटे मकासद के लिए नहीं है कि ये अपनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अली सॉरी, हमें यहाँ वक्फा लेना है, हम इसी आपके सवाल पे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। वक्फे से पहले हमारे कॉलर अली हैदर जैदी ये पूछना चाह रहे थे कि क्या ये निज़ाम जो है ये 2023 के बाद भी चलेगा। अली, आपने इसमें कुछ ऐड करना है? जी, मुझे इसमें बस ये ऐड करना था कि ये जो है ये एक लार्जर कॉज के लिए है। मुझे ऐसा लगता है जो भी बिसात बिछाई जा रही है कि वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम सिरे से ही हटा दिया जाए और एक नया 1 यूनिट सिस्टम, चाहे वो उसके लीडरशिप अंडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो या प्रेसिडेंट इमरान खान फॉर दैट मैटर, वो प्रेसिडेंट इमरान खान बन जाए और 1 यूनिट लीडरशिप, ताकि जो पावर कॉरिडोर में सही मानों में ना उनके पास स्ट्रक्चर एक पावर आ जाए। और 18 अमेंडमेंट के बाद जो सूबों को डिसॉल्व की गई है, अभी ऑब्वियसली बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है ना, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, जो सीक्वेंस है इवेंट्स का, वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऐसा ही लग रहा है कि मंतकी अंजाम गालिबन ये होगा। इस पर प्लीज थोड़ी सी आप लाइट रोशनी डालिए। अली, मेरे ख्याल में अगर वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो कामयाब हो जाते, जो उन्होंने वादे किए थे, तो शायद ये मुमकिन होता। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये मुमकिन हो सकता है। हम एक दफ़ा ये 1 यूनिट वाली चीज़ ट्राई कर चुके हैं, वो भी एक फ़ौजी आमिर के हाथों, और उसका जो हशर हुआ था वो फिर सब ने देखा था। तो मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम के बाद ये मुमकिन नहीं है और सूबे जो हैं वो शायद रिवॉल्ट कर जाएंगे। आप ज़ोर ज़बरदस्ती डंडे के दौर पर जो मर्ज़ी करवा लें, लेकिन ये अब मुमकिन नज़र नहीं आता। इमरान खान ख़ुद जितनी अपनी बातों से वो यू टर्न ले चुके हैं, तो और जो मईशत की सूरत हाल है, तो लार्जर इंटरेस्ट मुझे समझ नहीं आता कि लार्जर इंटरेस्ट फिर क्या है, क्या ऐसा वो करना चाहते हैं जो बतौर वज़ीर आज़म वो नहीं कर पाए या उन्हें मौका नहीं मिला, क्योंकि उन्हें फुल सपोर्ट मिली इदारों की। उन्होंने अपोजिशन को बिल्कुल दीवार से लगा दिया है। अपोजिशन ख़ुद उनको भी मरने का शौक़ है, तो आपने ये देख लिया जो कानून साजी हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि गोइंग फॉरवर्ड इस तरह की कोई चीज़ होने वाली है। 2023 के इलेक्शंस जो हैं वो इस बात का फ़ैसला करेंगे। जहाँ तक सिस्टम चेंज की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉसिबिलिटी लग रही है इस वक्त तक। अगले कॉलर हैं जनाब हमारे इम्तियाज़ हुसैन साहब कराची से। जी इम्तियाज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। आप तीनों, निसार खोड़ो साहब, आप और रसूलुल्लाह को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। आप लोग हक और सच की बात करते। 3 बात छोटी छोटी से करूंगा। पहली बात कि महंगाई करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर महंगाई के साथ साथ हिम्मत करें, मर्द बने और ऐलान करें कि हर किसी की तनख्वाह डबल हो गई, तो आवाम का रोना धोना खत्म। और सर, वोटिंग मशीन की जो बातें हो रही हैं, खुदा की कसम इससे एक जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात यह है जिस तरीके से सिलेक्शन होती है वैसी होती रहेगी। ये दिल को बहलाने और पैसे को जाया करने वाली बात है। और सर, तीसरी बात जिस पे आपकी राय में चाह रहा हूँ, तारीख आपने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, हर आदमी पढ़ लेता है थोड़ा बहुत, तो ये मुहिब्बे वतन तो लोग हरगिज भी नहीं है। क्या इनको मालूम नहीं कि इस तरह की हरकतों से क्या क्या नुकसानात मुल्क को कौम को होते हैं? आप लोगों ने पहले ही हमारे मुल्क के अंदर अक्सरियत, कपड़ा नहीं है तन ढकने को, पेट नहीं, अगर वेलफेयर इदारे ना हो तो अजीब मंजर हो। हम सिर्फ डाकू, चोर और गलत किस्म के प्रोफेशनल्स को जो है वो फरोग दे रहे हैं। हिम्मत करें, मर्द बने और मुल्क को बचाएं। ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों से हमने ये सुना है कि जुल्म तो जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। तो खुदा के वास्ते बस कर दें, क्योंकि इसके आगे। इम्तियाज़ भाई, आपकी बात पहुंच गई। देखिए, वो जो भी हुक्मरान होता है वो ये समझ रहा होता है, इन दिस केस वज़ीर आज़म इमरान खान भी, कि जितना आवाम को वो महंगाई में पीस दें, उनकी तकरीरों से जो है वो तशफ़ी हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। गुर्बत जो है वो बहुत बड़ा इशू है। पावर्टी लाइन के नीचे 40% से ज़ायद लोग चले गए हैं, बहुत से लोग बेरोज़गार हुए हैं। मगर वो जो रोज़ी पिक्चर दिखा रहे हैं वो अपनी तरफ से दिखाते रहें। मेरे ख़्याल में अगला इलेक्शन इस बात का फ़ैसला कर देगा कि अवाम उनसे मुतमईन हैं या नहीं हैं।
जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, सिलेक्शन भी देखिए जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो ये होता है कि आवाम की सामने कोई कितना एक पॉपुलर है और कितना एक डिलीवर कर सकता है। तो अगर जो हालात अब तक हैं, अगर ये मज़ीद अबतरी की तरफ गए तो इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो 2023 में जितने भी प्लान बना लेंगे वो शायद दोबारा ये चीज़ ना देख सकें जो अब उन्होंने जिस तरह की अक्सरियत ली है। इसमें सिर्फ मैं कराची की मिसाल दूंगा, जो MNAs हैं कराची के PTI के, उन्होंने जो डिलीवर करना था, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने उसका शायद 1% भी डिलीवर करने की कोशिश की है। उन्हें कोज़ी रूम्स और जो कोज़ी ट्रिप टू इस्लामाबाद मिले हुए हैं, वो वहाँ जाते हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, मगर इस शहर के लिए कम से कम PTI ने कुछ नहीं किया। जो पैकेजेस भी वो दे रहे हैं, मेरे ख़्याल में उसकी भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये है कि जब तक लोकल सिस्टम नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। और बाकी दावे और भड़के हैं जो हम हमेशा से सुन रहे हैं, आइंदा भी शायद सुनते रहेंगे। अनीस हसन साहब हैं कराची से। जी अनीस भाई। जनाब ज़ैदी साहब। जी सर। तो आपको मुबारकबाद के वसतुल्लाह खान साहब नहीं है तो आज आपको बात करने का मौका मिल रहा है सर, और हमें आपके व्यूज़ जो हैं वो पता चल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं डेफिनेशन समझ में नहीं आती कि ओवरसीज पाकिस्तानी, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी और नॉन फाइलर, उनमें से मैं क्या हूँ? क्योंकि जब मैं वोट देने के लिए जाता हूँ तो या इमरान खान साहब बात करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बेनिफिट्स हैं, लेकिन जब मैं बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाता हूँ तो वो कहते हैं नॉन रेजिडेंट हूँ तो अकाउंट नहीं खोल सकते, अपने पैसे नहीं निकाल सकते। जब नेशनल सेविंग सेंटर से पैसे निकालता हूँ तो 30% इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं प्रॉफिट पे, कहते हैं कि नॉन फाइलर। तो मुझे बेनिफिट किस चीज़ में है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के और या ओवरसीज पाकिस्तानी के, या खाली पाकिस्तानी? मेरे नाम में पाकिस्तानी जो है वो मेरे नाम पे ख़त्म होता है, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं है इसका, तो कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? अनीस साहब देखें, अब ये बहुत ज़्यादा आपने 3 चीज़ें कही हैं ना। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ तक हैं वो लोग हैं जो बाहर गए, वहाँ उन्होंने नेशनैलिटी भी ले ली और रोज़गार के सिलसिले में गए। ज़ाहिर है कोई खुशी से अपना मुल्क तो छोड़ के नहीं जाता। वहाँ गए, वहाँ जा कर के उन्होंने जो है, दर्द तो सबको होता है और मैं ख़ुद क्योंकि बाहर रहा हुआ हूँ, तो जब आप मुल्क से बाहर होते हैं तो आपको ज़्यादा दर्द भी होता है जो कुछ हो रहा है। यहाँ पर जो उनके साथ सलूक होता है, फिर यहाँ जहाँ तक पॉलिटिकल उनको वोटिंग राइट्स की बात है, बिल्कुल जो नाइकॉप वाले हैं, अगर हुकूमत कह रही है, कानून साजी हो गई है तो बिल्कुल आप कीजिए, मगर जो उनके साथ हम यहाँ हशर करते हैं वो बहुत बुरा है। वो बेचारे अगर यहाँ कोई गलती से कोई प्लॉट ख़रीद लें, उस पर कब्ज़े हो जाते हैं या उनके पैसे खा लिए जाते हैं और वो बेचारे फिर वहाँ से आवाज़ भी लगाते हैं, कोई उनका सुनवाई नहीं होती। यहाँ बहुत सी ऐसी हाउसिंग स्कीम्स हैं जहाँ वो इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता। जहाँ तक पाकिस्तानी नॉन फाइलर की बात है तो प्लीज़ फाइलर बन जाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बहुत आसान तरीक़ा है फ़ाइलर बनने का और बहुत सी चीज़ें जो हैं आप जो है ख़त्म कर सकते हैं जो एडिशनल आप पे कर रहे हैं। तो पहली फ़ुर्सत में मेरा मशवरा ये है कि फ़ाइलर बन जाइए, क्योंकि रिक्वायरमेंट है और आपको पूरी करनी है। हमने भी पूरी की है, आप भी कीजिए। उसमें आपको बैंक्स भी जो आपसे शरह सूद काटते हैं या फॉर दैट मैटर टैक्स काटा जाता है, वो भी आधा हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िम्मेदारी कम से कम पहले पूरी कीजिए, फिर आपको बिल्कुल हक़ है कि आप जिस तरह से लिताड़ना चाहें हुकूमत को, और कोई हुकूमत की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त नहीं है कि जिसको कहीं भी डिफेंड किया जा सके, मगर पहले बहैसियत शहरी हमें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होगी, टैक्स देना होगा। हम कब तक ये ग्रांट्स पे, लोन्स पे चलते रहेंगे? एंडलेस लिमिट है। दोस्त मुल्कों के पास जाके हमें भीख मांगनी पड़ती है, फिर कुछ पैसे रखवाने पड़ते हैं, सारा कुछ। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जनाब आपके मुल्क के अपने शहरी जो हैं वो क्यों टैक्स नहीं पे करते। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी हमारे जो फ़राइज़ हैं हमें कम से कम वो ज़रूर पूरे करने चाहिए। वक्फ़ा लेते हैं।
वेलकम बैक। अहमद तनवीर साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। जी अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। सर मैंने ये एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट समझ नहीं आ रही कि जिन इलाकों में पीटीआई नहीं जीती उसमें अवाम का क्या कसूर है? बस यही कसूर है कि उन इलाकों में जो है वो उन्होंने हुकूमत को वोट नहीं दिया। क्या वजह क्या है? वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही है आपके ख्याल में? डेवलपमेंट भी नहीं हो रही है, और जो डेवलपमेंट वाले बंदे हैं वो अपना बस वो कह रहे हैं कि जो 5 साल में हमने खाना पीना वो खा पी के आगे चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों ने तो पार्टी पे चेंज कर लेनी होती है, ठीक है ना। दूसरा, हम गरीब लोग बिजली का बिल हर महीने पे करते हैं, ठीक। अभी ये फर्ज करें नवंबर जा रहा है, इसमें जनवरी में जब ये बिल आएगा हमें तो इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट जो होती है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नवंबर की, वो उसमें जनवरी फिर ऐड कर देंगे। बिल्कुल। तो ये समझ नहीं आती है कि एक चीज जब हम ऑलरेडी इस महीने पे कर चुके हैं, 2 महीने बाद उसी महीने के पैसे हम लोगों से फ्री चार्ज करते हैं वापडा वाले। ऐसा ही है। ये बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि बिलों में ये चीज़ें क्यों डाल दी जाती हैं, और फिर न सिर्फ डाल दी जाती हैं बल्कि पिछले महीने के वो एरियर्स डाल के अगले महीने भेज दिया जाता है। मेरे ख्याल में बहुत से लोग अदालतों में भी गए मगर वहाँ से भी कोई इस बारे में रिलीफ नहीं मिला, माँ सिवाय एक दफ़ा हुआ था, शायद अदालत ने हुक्म दिया था, वो भी फिर हुकूमत ने चैलेंज कर दिया। तो देखिए हुकूमत तो ये करेगी कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं। अब फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि जिस तरीके से बिजली बनाई जा रही है वो बहुत कॉस्टली बन रही है। तो जाहिर है अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसका बिल भी देना पड़ेगा। फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो इसलिए है कि हमारे पास जो ऑल्टरनेट ज़राए हैं, मसलन पानी से बिजली के बनाने के, या फॉर दैट मैटर अब कोल के कुछ पावर प्लांट्स जो लगे हैं उनके लिए भी चाहिए, मगर फ्यूल अभी भी हमारे लिए जो है वो ख़ासा जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इस मुल्क में, और इसीलिए सबसे बड़ा बिल भी जो है हमारा इंपोर्ट का वो फ्यूल का ही होता है। तो इन सारी चीज़ को लेकर के बहुत सी जो चाहे अगर वो वापडा है, अब तो वापडा उस तरह से रही नहीं, मगर जो डिस्कोज़ हैं जिन्हें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ कहा जाता है वो ये करती हैं, और हुकूमत ज़ाहिर है उसमें टैक्स ऐड कर देती है। अभी कोशिश तो इस हुकूमत ने ये की है कि कुछ टैक्सेस की शरह को कम किया जाए, मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। डैम फंड को आप कैसे भूल सकते हैं, वो भी बीच में दे दिया गया था एक ज़माने में, फिर लोगों की तनख्वाहों में से भी काट लिए गए। तो ये हुकूमत का एक किसी भी हुकूमत का फॉर दैट मैटर वो ये ऐसी चीज़ें डालते रहते हैं कि ताकि टैक्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकें, और बोझ आवाम पर ही पड़ता है। आवाम मजबूर है, मैं भी मजबूर हूँ, आप भी मजबूर हैं। हम खान साहब की तरह बिल जला नहीं सकते, सिविल नाफरमानी की धमकी नहीं दे सकते, मगर हाँ कोशिश कर सकते हैं कि आवाज़ उठाते रहें, शायद कभी कोई सुन ले, नहीं तो अल्लाह तो सुनने वाला है ही। जनाब हमायूं खान साहब हैं रावलपिंडी से। जी हमायूं भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि 2 सवाल करने थे। मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो ड्यूल नेशनल के पास अमेरिकन पासपोर्ट है जी, और वो जब अमेरिकन पासपोर्ट के ऊपर आएगा यहाँ पर वोट डालने के लिए एम्बेसी में, तो क्या वो पासपोर्ट एक्सेप्टेबल होगा? पहली बात, क्योंकि वहाँ पर तो उन्होंने ओथ लिया होता है जी कि हम इसके अलावा कोई और शहरियत नहीं रखेंगे। इसी तरह जो मलका बरतानिया का ओथ है वो भी आप जी, लेकिन इसमें नाइकॉप तो आपको पता है बहुत से पाकिस्तानियों ने बनाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी कानून कम से कम डुअल नेशनैलिटी की इजाज़त देता है। तो फिर इसका मतलब है उन्हें हम यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए भी उन्हें इजाज़त दें? नहीं, लड़ने का देखिए लड़ने का नहीं है, ये सिर्फ वोटिंग राइट है, और क्योंकि पार्लियामान ने फैसला वोटिंग राइट हमने दे दिया है तो फिर तो उन्हें हमें इलेक्शन लड़ने का भी तो उन्हें फिर राइट दे देना चाहिए। जी, लेकिन उसके लिए सर उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा और यहाँ पर जो है इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा। तो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला है वो स्टैंड करता है कि डुअल नेशनल जो है वो पार्लियामान के लिए या किसी भी फॉर दैट मैटर सूबाई असेंबली के लिए वो इलेक्ट नहीं हो सकता। तो जहाँ तक वोटिंग राइट्स का सवाल है, मेरे ख़्याल में पार्लियामान का फ़ैसला है।
एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, और कोई मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बहुत बड़ा लैंडस्केप चेंज होने वाला है। 90 लाख नाइक ऑफ होल्डर्स हैं, 9 मिलियन, वो तमाम हलकों में डिवाइडेड हैं, कोई ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है एक हलके में वो फ़र्क नहीं डाल सकते। कुछ बेल्ट्स हैं जैसे पंजाब की हो गई, गुजरात से लेकर के और झेलम तक की जो बेल्ट है वहाँ बहुत से लोग बाहर हैं, वो करने जाते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन के अपने एतराज़ात हैं कि वहाँ पर इंटरनेट के थ्रू अगर ये वोटिंग होगी तो क्या वो शफाफियत के ऊपर मबनी होगी या नहीं। तो मेरे ख्याल में ये मामला आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा, और जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है उसके लिए आपको बाहर की जो नेशनैलिटी है वो तर्क करनी होगी, तभी आप यहाँ इलेक्शन लड़ सकते हैं। आज के लिए जी इतना ही, मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।